8th क्लास के बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम आपका चैप्टर जो है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स चैप्टर पढ़ेंगे। सभी बच्चे बहुत ध्यान से वीडियो देखेंगे। वीडियो ध्यान से देखने से आप लोगों को चैप्टर जो है वो समझ आ जाएगा। जब आपको चैप्टर समझ आ जाएगा, जो भी इस चैप्टर में आपको पूछा जाएगा, चाहे इसकी एक्सरसाइज के बारे में पूछा जाए, किसी भी बात के बारे में जब आपको पूछा जाएगा तो आप बड़ी आसानी से उसका जवाब दे सकोगे। प्यारे बच्चों, प्लीज़ ध्यान दीजिए। Have you ever thought of how children lived about 200 years ago? क्या आप सोच सकते हैं कि 200 साल पहले बच्चे जो थे वो कैसे रहते थे? Nowadays, most girls, आजकल के ज़माने में बहुत सारी लड़कियां जो हैं फ्रॉम द मिडिल क्लास, जो गरीब घराने की होती हैं, मिडिल क्लास फैमिली की, गो टू स्कूल, आज वो शिक्षा लेने विद्यालय में जा रही हैं। एंड ऑफन स्टडी विद बॉयज़, और अक्सर वो लड़कों के साथ पढ़ रही हैं। ऑन ग्रोइंग अप एंड मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेजेस, जब ये लड़कियां बड़ी होती हैं उनमें से बहुत सारी जो हैं वो कॉलेज में भी पढ़ रही हैं और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रही हैं। एंड टेक अप जॉब्स आफ्टर दैट, और उसके बाद में बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो जॉब मीन नौकरी भी कर रही हैं। दे हैव टू बी अडल्ट्स बिफोर दे आर लीगल मैरिड, अब उनकी जो कानूनी शादी है उनके बड़े होने के बाद में हो रही है। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ, और जो कानून बना हुआ है, दे कैन मैरी एनी वन हु लाइक, आज वो जिसे चाहे वो उसके साथ शादी कर सकती हैं। फ्रॉम एनी कास्ट, किसी भी कास्ट में और किसी भी कम्युनिटी में जाके शादी कर सकती है। एंड विडो, जो बेचारी विधवाएं होती हैं जिनके घर वाले मर जाते हैं, और जो वो औरत होती है, कैन री मैरी टू, आज वो दोबारा से उसकी शादी हो सकती है। ऑल वुमेन लाइक ऑल मैन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शन, सभी जितनी भी औरतें हैं और सभी आदमी की तरह ही आज वो इलेक्शन में खड़ी भी हो सकती हैं और वोट भी डाल सकती हैं। इतना सारा अधिकार आज की हमारी जो औरतें हैं उनको मिला हुआ है, हमारे समाज में इतना अधिकार आज उनके पास है। सो ऑफ कोर्स दीज राइट्स आर नॉट एक्चुअली एंजॉयड बाय ऑल, इस तरह का जो अधिकार है उनका, और जो अपने अधिकार को खुशहाली से जो आज कर रही हैं, ऐसा पहले नहीं था। पोअर पीपल, जो गरीब लोग थे, हैव लिटल एंड नो एक्सेस टू एजुकेशन, जो गरीब लोग हुआ करते थे, हैव लिटल और नो, बहुत कम और ना के बराबर उनको उन्हें एजुकेशन मिलती थी। एंड इन मैनी फैमिलीज, बहुत सारी जो परिवार थे, वुमेन्स कैन नॉट चूज़ देयर हस्बैंड्स, और बहुत सारी परिवारों में जो औरतें थी वो अपना घरवाला चूज़ नहीं कर सकती थी, हस्बैंड को चूज़ नहीं कर सकती हैं। 200 ईयर एगो, 200 साल पीछे, थिंग्स वर वेरी डिफरेंट, ये सारी की सारी बातें जो हैं, ये सारी की सारी बातें पहले नहीं हुआ करती थी। 200 ईयर एगो, 200 साल पीछे। मैनी चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे, वर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज, उनकी बहुत सारे बच्चों की शादी जो थी वो छोटी उम्र में ही हुआ करती थी, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम था। मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ, और सबसे जो बुरी बात थी वो ये थी कि एक आदमी जो था वो बहुत सारी औरतों से शादी कर सकता था। इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री, बहुत सारे हिस्सों में, देश के बहुत सारे हिस्सों में, विडोज वर प्रेज्ड,
अरे विधवा की तारीफ की जाती थी कब? इफ़ दे चूज डेथ, अरे जब वो इस चीज़ को मान लेती थी कि मुझे मरना है, किसके साथ? बाय बर्निंग देम सेल्फ, अपने आप को वो खुद जलाने को चूज़ करती थी। ऑन द फ्यूनरल प्रे ऑफ देयर हस्बैंड, जब उसका घरवाला मर जाता, उसकी जो चिता होती थी उसके ऊपर जिंदा जो थी वो जल जाती, यदि उसको वो इस चीज़ को वो चूज़ करती, और सभी लोग उसकी प्रेज़ करते कि ये औरत जो थी ये बहुत ही अपने संस्कारी है, ये बहुत अच्छी औरत है जो अपने घर वाले के साथ मरना पसंद कर रही है। इस तरह की पहले बातें हुआ करती थी। सम वुमेन हु डेड इन दिस मैनर, और बहुत वुमेन्स हु डेड इन दिस मैनर, इस तरह से औरतें मरा करती थी। ये हमारे देश का पीछे जो 200 ईयर एगो 200 साल पहले की बात है। वेदर विलिंग और अदरवाइज वर कॉल्ड सती, चाहे वो अपनी मर्जी से मरती, चाहे उसे ज़बरदस्ती उसको जलाया जाता अपने घरवाले के चिता के साथ, उस समय उसे सती का नाम दिया जाता था। मीनवाइल वर्टियस वुमेन, मीनवाइल नहीं तो उसको अब सगुन औरत माना जाता था। मीनवाइल वर्टियस वुमेन, वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी, और सिर्फ इतना ही नहीं कि घरवाला मर जाने के बाद में वो यदि जिंदा जल जाती तो लोग उसकी प्रेज़ करते। एक और जो थी बहुत बुरी बात थी, वो क्या थी कि किसी भी औरत का अपने पिता के घर में उसकी प्रॉपर्टी की हकदार नहीं थी। वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वर आल्सो रिस्ट्रिक्टेड, उसका कोई अधिकार नहीं था प्रॉपर्टी के, पिता की प्रॉपर्टी पे। बिसाइड्स बहुत सारी वुमेन्स, बिसाइड्स मोस्ट वुमेन्स हैड एक्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन, और मोस्ट मीन मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा जो औरतें थी उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल बिलीव्ड, और देश के बहुत सारे हिस्सों में जो लोग विश्वास रखा करते थे उस समय, वो क्या था? दैट इफ़ ए वुमेन वाज एजुकेटेड, यदि औरत पढ़ लेगी तो शी वुड बिकम ए विडो, अरे वो तो उसका घर वाला मर जाएगा। इस तरह की दुर्दशा थी हमारे देश की, 200 साल पहले की बात है। डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर नॉट ओनली वंस इन सोसाइटी, आप सब बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी जो थी वो एक तरह की सोसाइटी नहीं होती है, इसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं, और हर एक लेवल में सिर्फ एक ही सोसाइटी की बात नहीं थी। सभी सोसाइटी में औरतों के साथ जो फ़र्क रखा जाता था मर्द के साथ, वो इस तरह का था। इन मोस्ट रीजन, बहुत सारे जगहों पे पीपल्स वर डिवाइडेड अलॉन्ग लाइन्स ऑफ कास्ट, लोगों को डिवाइड किया जाता था बहुत सारी जगहों पे, कास्ट की बेस पे उनको डिवाइड कर देना। ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास, जो ब्राह्मण कास्ट थी और जो क्षत्रिय कास्ट थी उसको माना जाता था, कंसाइडर किया जाता था देम सेल्फ एज अपर कास्ट, उनको उस सोसाइटी में उनको सबसे ऊपर रखा गया था। ये कब की बात है? 200 ईयर एगो हमारे देश में ऐसा हुआ करता था। अदर्स सच एज ट्रेडर्स, जो व्यापारी लोग हुआ करते थे, मनी लैंडर हो गए, जो लोग उधार दिया करते थे, जिनके पास पैसा है, पैसे के रिलेटेड जो काम करते थे लोगों के साथ, ऑफन रेफर्ड टू एज विश्यास, उनको उस समय सोसाइटी में नाम दिया गया था विश्वास कहा गया था। वर प्लेस्ड आफ्टर देम, पहले नंबर पे ब्राह्मण और क्षत्रियास थे और उनके नीचे ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स को रखा गया था सोसाइटी में। देन फिर केम पीसेंट्स, जो किसान लोग हुआ करते थे वो इनके नीचे हुआ करते थे। एंड आर्टिशियन, जो कलाकारी थे, जिनके हाथ से बहुत सारी चीज़ें बुना करते थे, बनाया करते थे। पोटर्स, मिट्टी के बर्तन बनाने, उन लोगों को पीसेंट्स और आर्टिशियन को शूद्रास कहा गया था। ओ एट द लोएस्ट रैंक, सबसे नीचे किनको रखा गया था?
वर दोज हु लेबर्ड टू कीप cities and villages clean or worked at jobs that upper caste considered polluting. सबसे नीचे उन लोगों को रखा गया जो लोग शहरों को और गांव को साफ सुथरा रखा करते थे, और इन अपर कास्ट के लोगों इनके नीचे उनके घर में जाके नौकरी किया करते थे, इनके नीचे इनकी हुकूमत के नीचे काम करते थे और लेबर का काम करते थे। उस समय इन लोगों को नाम दिया गया पोल्यूटिंग, कंसाइडर्ड पोल्यूटिंग। दैट इज़ पोल्यूटिंग मीन क्या होता है? इट कुड लेड टू द लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस। इनको कोई कास्ट स्टेटस दिया ही नहीं जाता था, कोई किसी कैटेगरी में ये आते ही नहीं थे। अपर कास्ट जो अपर कास्ट हुआ करते थे आल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दीज ग्रुप्स एट द बॉटम एज अनटचेबल। जो अपर कास्ट जो ऊपर सबसे ऊपर ब्राह्मण और क्षत्रिय और उसके नीचे नीचे हमने पढ़ा कि कौन कौन सी कास्ट डिवाइड हुआ करती थी, इनको ट्रीट किया करते थे। उनको उस समय इस ग्रुप को जो लोग शहरों को गांव को साफ़ सुथरा रखा करते थे, इन लोगों के घर में काम किया करते थे, इनको इन्होंने सोसाइटी में एक नया नाम दे दिया, अनटचेबल। दे वर आल्सो अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल। और जब इनकी पोजीशन सबसे नीचे रखी गई, इनको कोई इजाज़त नहीं थी कि वो मंदिर जा सकते थे, मंदिर में पूजा कर सकते थे, अंदर ही नहीं जाने देते थे। ड्रॉप वाटर, ना वो पानी निकाल सकते थे। फ्रॉम द वेल, कुओं में से पानी निकालने का अधिकार इनको नहीं था। यूज्ड बाय द अपर कास्ट, और वो वाले कुएँ और वो वाले मंदिर जहाँ पे अपर कास्ट के लोग जाते थे, इनको वहाँ पे ना तो पानी ना तो ये पानी निकाल सकते थे, ना मुझे मंदिर में जा सकते थे। एंड बात ही इन पॉन्ड्स, ना ये नहा सकते थे तालाबों में जहाँ पे अपर कास्ट के लोग नहाया करते थे। दे वर सीन एज इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स, इनको घटिया इंसान माना जाता था, देखा जाता था इस नज़र से। तो आपने देखा कि जो सबसे नीचे बॉटम सोसाइटी में सबसे नीचे लोग थे, उनको कितनी तरह के नाम दिए गए। पोल्यूटिंग लोग कहा गया, उनको अनटचेबल भी कहा गया, और एंड में उनको इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स भी कहा गया। ओवर द 19th century and the 20th centuries, many of these norms and perceptions slowly changed। लेकिन 19th century और 20th century 200 साल में जितने भी जो नॉर्म्स रखे हुए थे, लोग जिस चीज़ को मान के चल रहे थे, और जो धारणा बनी हुई थी, ये आहिस्ता आहिस्ता बदलती गई। लेट अस सी हाउ दिस हैपन। अब हम ये देखते हैं ऐसा कैसे हुआ। वर्किंग टूवर्ड्स द चेंज फ्रॉम द अर्ली 19th century, शुरू में 19th century के शुरू में, अर्ली मीन्स स्टार्ट में, हमने ये देखा, क्या देखा? वी फाइंड डिबेट्स, डिबेट होती हैं किसी बात के ऊपर चर्चा करना, उसके बारे में, उसके फेवर में भी बोलना है, उसके अगेंस्ट भी बोलना है। वी फाइंड डिबेट्स एंड डिस्कशन, और बहुत सारी चर्चाएं हुआ करती थी किसके ऊपर? अबाउट सोशल कस्टम्स, ये जो रीति रिवाज थे हमारे समाज में, इसके ऊपर जिनके ऊपर लोग चलते थे। प्रैक्टिस मीन चलते थे, रीति रिवाजों के ऊपर डिबेट्स और डिस्कशन हुआ करती थी, और साथ में जो इसको फॉलो करते थे, इसके ऊपर चलते थे प्रैक्टिस। टेकिंग ऑन ए न्यू करैक्टर, इसने अर्ली 19th century में एक नया रूप जो था वो ले लिया। वन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर दिस वाज द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन। ऐसा कैसे हो गया? किस तरह से हमारे जो कस्टम्स और जो प्रैक्टिस थी उसमें एक नया करैक्टर आ गया। इसमें सबसे बड़ा जो रोल अदा किया गया वो जो था, वो एक नई किस्में आ गई। कम्युनिकेशन होता है एक अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए। इस डेवलपमेंट आई जो न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में, इसकी वजह से ये जो न्यू करैक्टर सोसाइटी में आया, वो क्या था? कम्युनिकेशन सिस्टम क्या आया नया? फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार बुक्स, किताबें छपना शुरू हो गई अर्ली 19th century में। न्यूज़पेपर जो हैं वो छपना शुरू हो गए। मैगजीन्स आ गई।
लीफलेट्स, पत्तों के ऊपर जो लिखा जाता था, वो लोगों तक अपनी बात जो थे, जो लिखने वाले जो समझदार लोग थे वो अपनी बात को लिखते थे और लोगों तक जो थी वो अपनी बात सुनाते थे इन कम्युनिकेशन के द्वारा। पंपलेट्स के ऊपर वर प्रिंटेड जी अर्ली 19th सेंचुरी में एक नया कम्युनिकेशन का सिस्टम आया और अपनी जो समझदार लोग थे उन्होंने अपनी बातें बुक्स में लिखी और वो बुकें लोगों के हाथ में गई और फिर लोगों ने जब उनके इन विचारों को समझा, सुना, देखा, महसूस किया और इस बदलाव के बाद में ये जो नई सोच बनाई ये जो न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से ही ये न्यू करैक्टर जो था अर्ली 19th सेंचुरी में शुरू होने लगा। दीज वर फार चीपर। सबसे बड़ी बात इस कम्युनिकेशन की क्या थी, ये बहुत ही सस्ता हुआ करता था। अरे किससे सस्ता हुआ करता था? एंड फार मोर असेसिबल, और हर एक इंसान चाहे वो जितना मर्जी गरीब इंसान होता वो इस कम्युनिकेशन को खरीद सकता था, पढ़ सकता था खरीद के। दैन द मैन्युस्क्रिप्ट। आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि जो मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं, जो तांबे के जो बिल्कुल पतली शीट के ऊपर जो लिखा जाता था, जो वो बड़ी महंगी थी और लोगों तक बातें जो थी वो नहीं पहुंचा करती थी। लेकिन जब जो एक नया सिस्टम आया, कम्युनिकेशन का चीपर सिस्टम आया, अब जो थे लोग आसानी से एक दूसरे की बात को समझ सकते थे। देयरफॉर ऑर्डिनरी पीपल कुड रीड दिस। आपको पता है जो गरीब से गरीब लोग थे अब ये सस्ते में किताब लेके, न्यूज़पेपर लेके वो चीज़ को पढ़ सकते थे। एंड मैनी ऑफ देम कुड आल्सो राइट। और उनमें से बहुत सारे लोगों के अंदर जब अच्छे अच्छे विचार आने लगे उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज़, जो उनके नए नए ख्यालात आते थे अपनी भाषा में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। ऑल काइंड्स ऑफ इशूज, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, रिलीजियस, हर तरह के जो मुद्दे हुआ करते थे, चाहे वो सोशली हुआ करते थे, चाहे वो पॉलिटिकली हुआ करते थे, चाहे वो इकोनॉमिकली हुआ करते थे, चाहे वो धार्मिक हुआ करते थे, वो सारे के सारे इशू जो थे कुड नाउ बी डिबेटेड। अब वो एक दूसरे के साथ उसके अच्छी चीज़ें क्या है, उसमें बुरी चीज़ें क्या थी, वो एक दूसरे के साथ वो शेयर कर सकते थे, डिस्कस कर सकते थे बाय मैन एंड समटाइम्स बाय वुमेन एज वेल। ये कब की बात है? अर्ली 19th सेंचुरी में। इन द न्यू सिटीज़ द डिस्कशन कुड रीच आउट टू द वाइडर पब्लिक। अब आप खुद सोचो कि अब गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोगों तक ये डिस्कशन जो थी वो अब पहुंचने लगी। एंड कुड बिकम लिंक टू द मूवमेंट ऑफ द सोशल चेंजेस। और ये सारी के सारे फिर लिंक में तो जुड़ गए जो टू द मूवमेंट फॉर सोशल चेंजेस, कि हमारी सोशल चेंजेस जो थी वो आनी चाहिए, एक नई सोच दुनिया में बनने लगी। दीज डिबेट्स वर ऑफन इनिशिएटेड बाय द इंडियन रिफॉर्मर्स। ये जो डिबेट है, ये जो डिस्कशन हुआ करती थी किसी की टॉपिक के ऊपर, सबसे ऑफन अक्सर इनिशिएटेड किसने लिया? सबसे पहले जो एक हमारे इंडियन रिफॉर्मर्स हुए जिन्होंने सोसाइटी को बनाया। रिफॉर्मर होता है जो अच्छी सोच वाले लोग होते हैं, और रिफॉर्म ग्रुप, उन्होंने एक ग्रुप भी बनाया इंडियन रिफॉर्मर्स। और वो कौन पहला जो डिबेट के ऊपर इंडियन रिफॉर्मर्स जो फॉर्म्स ग्रुप्स बना, इनमें से सबसे पहला जो रिफॉर्मर थे, वन सच रिफॉर्मर वाज राजा राम मोहन राय, और उनका जन्म जो था 1772 में और डेथ उनकी 1833 में हुई थी। ही फाउंडेड, उन्होंने किस चीज़ की स्थापना की? ए रिफॉर्म एसोसिएशन, एक भाईचारा बनाया, लोगों को बैठ के एक नई सोच बनाई, और उस एसोसिएशन का नाम जो रखा गया वो ब्रह्मो सभा रखा गया, और बाद में ब्रह्मो सभा का नाम ब्रह्मो समाज। इन कलकत्ता में उन्होंने एक संगठन बनाया। एसोसिएशन मीन होता है संगठन, और उस संगठन का नाम ब्रह्मो समाज से बाद में जाना गया। कलकत्ता में उन्होंने ऐसा किया। पीपल सच एज, ऐसे लोग सच एज फेल्ट दैट चेंजेस वर नेसेसरी इन सोसाइटी। लोग अब सोचने लगे कि सोसाइटी में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। अनजस्ट प्रैक्टिसेस नीडेड टू बी डन अवे विद। हमें ये जो
अच्छी बातें नहीं हैं, हमें इनके ऊपर नहीं चलना है, इसको छोड़ना पड़ेगा। दे थॉट, वो ये सोचने लगे, कौन? लोग, पीपल ये सोचने लगे दैट द बेस्ट वे टू एंश्योर सच चेंजेस वाज परस्यूडिंग पीपल। ये सोचने लगे लोग क्या? दैट सबसे सही तरीका जो है वो यकीनन बनाना, किसको? बदलाव को, ऐसे चेंजेस वाज बाय परस्यूडिंग पीपल टू कीप अप, कि ये जो गलत सोसाइटी में जो धारणा है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और ये जो प्रैक्टिस, ओल्ड प्रैक्टिस है जो अच्छी नहीं है, इसको छोड़ना पड़ेगा, और अडॉप्ट न्यू वे, और नए व्यूज़ हैं, नए आइडियाज़ हैं, उसको लाइफ में उतारना पड़ेगा। राम मोहन राय कौन थे? रिफॉर्मर्स, पहले रिफॉर्मर्स इंडिया के। ओके, राम मोहन राय वाज कीन टू स्प्रेड द वेस्टर्न नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन द कंट्री। उनका बड़ा ही रुझान रहा, किस बात के लिए? कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो ब्रिटिश एजुकेशन है, वो हमारे देश में फैलनी चाहिए। एंड विंग अबाउट द ग्रेटर फ्रीडम, और वो ये भी चाहते थे कि ज़्यादा आज़ादी मिले और इक्वालिटी मिले, किसको? औरत को। इक्वालिटी फॉर वुमेन, वो वुमेन के हक़ में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। उन्होंने लिखा, ही रोट, उन्होंने लिखा किसके बारे में? अबाउट द वे वुमेन वर फोर्स्ड टू बेयर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक लाइफ। उन्होंने इसके बारे में लिखा कि औरत को सिर्फ और सिर्फ घर के कामों में ही नहीं उसे उलझाया जाए, एंड कन्फाइंड, जे मानते सिर्फ उनको घर के काम काज में ही नहीं रखा जाए, और जहाँ की रसोई जो किचन का काम काज है सिर्फ उसके लिए नहीं, एंड नॉट अलाउड टू मूव आउट, नॉट अलाउड, और जो उसको औरत को जो बंदिश थी कि घर से बाहर नहीं निकलने की, और ना उसको पढ़ने की इजाज़त जो दी जाती थी, वो कहते थे ये सब कुछ गलत है, औरत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ विडोज़, अब जो बेचारी, पीछे आपने विधवाएं के बारे में देखा किस तरह से उसकी दुर्दशा हो जाती थी, उसके घर वाला जब मर जाता, हस्बैंड उसका मर जाता, अब इसमें भी बदलाव आने लगा। ये कब की बात है? अर्ली 19th सेंचुरी में ये सब कुछ हो रहा था। राम मोहन राय जो रिफॉर्मर्स थे वाज पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम्स विडोज फेस्ड इन देयर लाइव्स। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, विडो की जो परेशानियां थी उसकी ज़िंदगी में, उसके बारे में बहुत कोशिश किया कि उनकी परेशानियां ये जो सोसाइटी ने बनाई हुई हैं इसको आउट किया जाए। ही बिगेन, उसने शुरू की एक कंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। उसने एक ऐसी मुहिम छेड़ी जो कि ये बिल्कुल गलत चीज़ है, कि ये जो सती प्रैक्टिस ऑफ सती जो है ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये सबसे पहले किसने कदम उठाया? राजा राम मोहन राय जो रिफॉर्मर्स थे। राजा राम मोहन राय वाज वेल वर्स्ड इन संस्कृत। देखो कितनी भाषाएं उनको आती थी। संस्कृत में लिखा करते थे, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा करते थे, और सेवरल अदर इंडियंस, और भी हमारे हिंदुस्तान की जो भाषाएं थी उनमें, इवन की यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी वो इस तरह की इन भाषाओं में लिखा किया करते थे। ही ट्राई टू शो थ्रू हीज राइटिंग दैट द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग हैड नो सैंक्शंस इन द एंशिएंट टेक्स्ट। उन्होंने ये लिखा हर एक भाषा में, जो भी ऊपर हमने पढ़ी, इसमें ये लिखा कि हमारे पूर्वजों में, हमारे पीछे, इससे पहले आज जो हो रहा है हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ करता था। ये सब कुछ हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा हुआ है। ये आज ही इतनी गंदी धारणा जो है ये हमारे सोसाइटी में बनी है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, जो अर्ली 19th सेंचुरी में जो है रीड आपने क्लास 7th में पढ़ा, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशल्स हैड आल्सो बिगिन टू क्रिटिसाइज इंडियन ट्रेडर्स एंड कस्टम। तब अंग्रेज़ों की हुकूमत आ चुकी थी, और अंग्रेज़ों ने भी कहा जी इस तरह के रीति रिवाज बहुत ही ज़्यादा ठीक नहीं है। देवर देयरफॉर मोर देन विलिंग टू लिसन टू राम मोहन। उन्होंने, किन्होंने? ब्रिटिश ऑफिशियल ने, उन्होंने भी
more than willing to listen to Ram Mohan, who reputed to be learned man. और ये वो मानते थे, कौन? अंग्रेज, ब्रिटिश लोग, कि जो राम मोहन राय रिफार्मर जो हैं, ये एक बड़ा ही रेपुटेटेड होता है, बहुत सूझबूझ वाला और पढ़ा लिखा इंसान है। और क्या हुआ, 1829 में सती जो है वो एक कानूनी बैन हो गई, इस पे रोक लग गई कि विडो जो थी वो अपने घर वाले की जो चिता है उसमें वो नहीं जला सकते हैं। एक कानून बैन कर दिया। कब की बात है? 1829 में ऐसा हो गया, ऐसा पॉसिबल हो गया और राजा राम मोहन राय की मेहनत से ऐसा हुआ। द स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय द राम मोहन राय, ये जो स्ट्रैटेजी जो इन्होंने अपना वो बनाया, प्लेटफॉर्म बनाया इसके लिए कि किस तरह से इस सती को बैन किया जाए, जो अडॉप्ट किया, वाज यूज लेटर रिफार्मर्स एज वेल। उनके बाद में जो रिफार्मर्स आए उन्होंने भी उसकी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। वैन एवर दे विज्ड टू चैलेंज ए प्रैक्टिस, दे विज्ड जे चाहते थे कि हम इस प्रैक्टिस को चैलेंज करना है, दैट सीम्ड हार्मफुल, कि प्रैक्टिस ये दोबारा इस तरह सा हो, ये बहुत नुकसानदायक है, उनकी ये चाह रही। दे ट्राइड फाइंड ए वर्स आर सेंटेंस इन द एंशिएंट सैक्रेड टेक्स्ट। किन्होंने जो राजा राम मोहन राय के बाद में रिफार्मर्स आए, उन्होंने भी बहुत सारे वाक्य लिखे, वर्सेस लिखे कि पुरानी जो पवित्र किताबें हैं, दैट सपोर्ट देयर पॉइंट ऑफ व्यूज़। जो सती के ऊपर बैन लगा है, ये बिल्कुल पुरानी पवित्र किताबों पे भी लिखा हुआ है कि ये चीज़ें पहले ऐसा कुछ नहीं था और ना ये अब भी होनी चाहिए। इस तरह की प्रैक्टिस, इस तरह की जो धारणा है जी, इसे ख़त्म करो, इस प्रैक्टिस को ख़त्म किया जाए। दे देन सुजेस्ट, तब उन्होंने ये सुझाव दिए, दैट प्रैक्टिस एज इट एग्जिस्टेड एट प्रेजेंट वाज अगेंस्ट अर्ली ट्रेडिशंस। एंड प्रेजेंट, आज जो स्थिति उस समय की बात कर रहे हैं कि आज इस तरह की प्रैक्टिस जो है वो नहीं चलेगी, ना होनी चाहिए, और आगे जो आने वाला समय, अर्ली ट्रेडिशन में ये चीज़ नहीं मानी जाएगी। फॉर इंस्टेंस, वन ऑफ मोस्ट फेमस रिफॉर्मर्स, इस तरह से आगे रिफार्मर्स आए, एक और बहुत ही मशहूर रिफार्मर्स आए जिनका नाम ईश्वर चंद्रा विद्यासागर था। उन्होंने भी पुरानी जो टेक्स्ट थी, किताबें थी, उनको इस्तेमाल किया और सुझाव दिए, सुजेस्ट किया, जो विडो थी कुड रीमैरी। जी, किसने कहा कि जो विडो है, जो विधवा है, इसे दोबारा से शादी करने की अनुमति है। जी, किसमें कहा गया था? जी, पुरानी किताबों में उन्होंने रिफार्मर्स ने लोगों को ये समझाया कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये पुरानी बातें हैं और आज हमारा जो कस्टम्स, जो ट्रेडिशन है, ये गलत हो चुका है। पुराने ज़माने में भी ऐसी बातें हुआ करती, लेकिन उनको रीमैरिज जो था वो एक विकल्प था। ये थोड़ी है कि उसको उसके घर वाले के साथ उसको जिंदा जला दिया जाए। उन्होंने भी इसके ऊपर स्ट्रेस दिया कि अब नया स्ट्रेस ये आया कि एक तो वो उसको ज़िंदा भी नहीं जला सकते हैं और अब उसकी रीमैरिज के बारे में भी सोसाइटी में बातें होने लगी। बात रखी कि इसकी दोबारा रीमैरिज हो। हिज सुजेशन, जो उन्होंने सुझाव दिया, वाज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशल्स। और उस समय आपको पता है ब्रिटिश रूल था और उन्होंने भी सुझाव उनका रखा कि ऐसा ठीक है और एक कानून बना, पास हो गया। कब? 1856। देखो 1829 में सती बैन हो गई और 1856 में एक और लॉ पास हो गया जिससे जो थी विडो रीमैरिज दोबारा शादी कर सकती थी। Those who were against the remarriage of widows opposed विद्यासागर and even boycotted him। वो लोग जो रीमैरिज के लिए लोग जो थे हमारी सोसाइटी के, वो नहीं मानते थे कि दोबारा इसकी शादी की जाए, लेकिन जो विद्यासागर थे वो खड़े हो जाते थे, वो संघर्ष करते थे, वो उनको समझाया करते थे कि ये हमारी एक गलत धारणा है, ऐसा मत करो और इनकी दोबारा से रीमैरिज कर दो।
बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, देखो अर्ली सेंचुरी से आप सेकेंड हाफ हो गया 50 से आगे, 1950 से आगे। उसमें क्या हुआ सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में, द मूवमेंट इन फेवर ऑफ द विडो रीमैरिज, ये जो मूवमेंट एक मुहिम चली कि विडो की रीमैरिज होनी चाहिए एंड सेपरेट टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, हमारे देश के दूसरे पार्टों में भी ये चीज़ जो है वो फैलना शुरू हो गई। इन द तेलुगु स्पीकिंग, जो तेलुगु भाषा का इस्तेमाल करते थे, एरियाज ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास एरिया में जो लोग तेलुगु बोलते थे, विरासिलगम पंतुलु, उन्होंने एक क्या बनाया, एक संगठन बनाया, फॉर्म्ड एन एसोसिएशन फॉर विडो रीमैरिज। उन्होंने देखो सब पहला जो संगठन बनाया किसके लिए, विडो रीमैरिज के लिए, उनका क्या नाम था, विरासिलिंगम पंतुलु, विरासिलिंगम पंतुला, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई कि विडो की दोबारा से रीमैरिज होनी चाहिए, एक ग्रुप बनाया। अराउंड द सेम टाइम यंग इंटेलेक्चुअल एंड रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे प्लेस्ड देमसेल्फ टू वर्किंग फॉर द सेम काज, बहुत सारे रिफॉर्मर्स उस समय बॉम्बे में, उन्होंने भी प्लेज होता है कसम खाई कि हम भी इस एसोसिएशन के साथ हैं, और उन्होंने भी काम किया, सेम काज मतलब सेम मुद्दा था विडो रीमैरिज का। इन द नॉर्थ, ये तो साउथ की बात है, अब नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, ये भी रिफॉर्मर्स हैं। हु फाउंडेड, उन्होंने भी एक रिफॉर्म एसोसिएशन बनाई, उन्होंने भी एक संगठन बनाया जिसका नाम, उस संगठन का नाम था आर्य समाज। आर्य समाज किन्होंने बनाया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया, दयानंद सरस्वती ने। आल्सो सपोर्टेड विडो रीमैरिज, उन्होंने भी इस रिफॉर्म ने, इस एसोसिएशन रिफॉर्म ने भी कहा, किसने, आर्य समाज ने, उन्होंने कहा कि विडो की रीमैरिज होनी चाहिए। जेट द नंबर ऑफ द विडोज हु एक्चुअली रीमैरिड रिमेंड लो, अब देखो कहते हैं कि जेट द नंबर ऑफ विडोज हु एक्चुअली रिफॉर्म्ड रिमेंड लो, रीमैरिड वाली अब बड़ी कम हो गई थी, मैक्सिमम जो थी, जितनी भी बेचारी विडो होती उनकी दोबारा से शादी होना शुरू हो गई थी, लेकिन सभी की नहीं। दोज हु मैरिड, उनकी बात कर रहे हैं जिनकी दोबारा से शादी हो जाती, वर आल्सो ईजिली एक्सेप्टेड इन सोसाइटी, अब उनको सोसाइटी मानने, नॉट ईजिली, इतनी आसानी से सोसाइटी उनको पूरी मान्यता जीने की, क्या मतलब पूरी सोसाइटी में उनकी मान्यता नहीं थी। कंजर्वेटिव ग्रुप्स कंटिन्यू टू अपोज द न्यू लॉज, और जो नया लॉज बना वो कहते थे कि जिस लॉज बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, अभी भी उस रीमैरिज के बाद में उसको सोसाइटी में पूरी इज्जत मान नहीं दिया करते। गर्ल्स बिगेन टू स्कूल, देखो अब लड़कियां जो थी, कितना बड़ा बदलाव था, ये बदलाव आ रहा था सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं कि अब लड़कियां भी स्कूल जाने लगी थी। मैनी ऑफ द रिफॉर्मर्स, जो भी उस समय जो सोसाइटी को बनाने वाले होते हैं, अच्छा उनको रिफॉर्मर्स कहते हैं, बहुत सारे रिफॉर्मर ये महसूस करने लगे थे कि एजुकेशन फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए जो पढ़ाई है, वाज नेसेसरी, बहुत ही ज़रूरी है, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द वुमेन, यदि औरत की कंडीशन को अच्छा बेहतर बनाना है तो सबसे पहले लड़की को पढ़ाया जाए। विद्यासागर जो रिफॉर्मर्स थे कलकत्ता में, इन कलकत्ता, और मैनी अदर रिफॉर्मर, और भी बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स थे बम्बई में, कलकत्ता में अलग, बम्बई में अलग, उन्होंने स्कूल खोले लड़कियों के लिए, सबसे पहले विद्यासागर ने, फिर और भी जो थे रिफॉर्मर्स बम्बई में, कलकत्ता में विद्यासागर ने खोला, और बाकी वाले जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने बम्बई में खोले। When the first school was opened, सबसे पहला जब स्कूल खुला वो कब की बात है, मिड 19th सेंचुरी की बात है। मैनी पीपल वर अफ्रेड ऑफ देम, बहुत सारे लोग जो थे उनको डराने लगे, कहने लगे, अब क्या कहने लगे, क्यों डराने लगे, दे अफ्रेड, बहुत सारे लोगों को ये डर था, क्या, दैट स्कूल
वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम, जो स्कूल हैं वो लड़कियों को घर से दूर ले जाएंगे। प्रिवेंट देम उनको घर के प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज़, जो उनकी ड्यूटी मानी जाती थी उस समय कि वो अपनी ड्यूटी से जो हैं वो हट जाएंगी और घर से दूर चले जाएंगी लड़कियां। और इवन कि जहाँ तक लड़कियों, मोर ओवर गर्ल्स हैड टू ट्रैवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल, और लड़कियों को पब्लिक प्लेस होता है सड़कों से जहाँ जहाँ पे व्यापार जहाँ बाज़ारों से निकलते हुए जाना पड़ता था स्कूल में। और बहुत सारे लोग ये महसूस करते थे, फेल्ट करते थे क्या, दैट दिस वुड हैव ए करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन देम, कि इनके ऊपर बुरी नज़र पड़ेगी। किनके ऊपर? लड़कियों के ऊपर। इस तरह का लोगों का मानना जो था वो उस समय मानना था कि लड़कियां जो हैं उनको बुरी नज़र लग जाएगी जब ये लोगों पब्लिक प्लेस से गुजरेंगी। और दे कौन है? पीपल, लोग ये महसूस करने लगे, फेल्ट दैट गर्ल शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक, वो ये चाहते थे कि पब्लिक प्लेस से लड़कियां जो थी वो दूर रहनी चाहिए। देयरफॉर थ्रू आउट द 19th सेंचुरी की बात कह रहे हैं कि थ्रू आउट द 19th सेंचुरी, पूरी 19th सेंचुरी मोस्ट एजुकेटेड वुमेन्स वर टॉट एट होम। उस 19th सेंचुरी की बात सुना रहे हैं कि उस समय जो थी बहुत सारी औरतें पढ़ी, लेकिन कहाँ पे पढ़ी? एट होम, अब घर बैठ के ही पढ़ी। कौन पढ़ाता था उनको? बाय लिबरल फादर्स और हस्बैंड, जहाँ तो उनके फादर्स, जहाँ उनके घर वाले उनको पढ़ाया करते थे घर में ही। समटाइम्स वुमेन टॉट देम, कई बार तो बहुत सारी औरतें खुद ही पढ़ा करती थी। कितनी बड़ी बलिदान वाली बात है, किस तरह से औरतों को अधिकार मिला है पढ़ाई का। डू यू रिमेंबर, आपको ये हमेशा याद रखना है, व्हाट यू रीड अबाउट रसुंदरी देवी जो थी वो एक कौन है? इन योर बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ लास्ट ईयर। रसुंदरी देवी जो थी वो खुद पढ़ी और उसने फिर किताब लिखी जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। शी वाज वन ऑफ दोज हु secretly learned to read and write in the flickering light of candles at night। ये ऐसी औरत थी जिसने चोरी छिपे घर वाले जब रात को सो जाते वो कैंडल मोमबत्ती जला के, कैंडल की लाइट जला के वो चोरी छिपे लिखना सीखा उसने और पढ़ना सीखा। इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी, 19th सेंचुरी के एंड वाले पार्ट में, स्कूल्स फॉर गर्ल्स, विद्यालय लड़कियों के लिए, वर एस्टैब्लिश, खोले गए बाय द आर्य समाज इन पंजाब। आर्य समाज जो पंजाब में उन्होंने स्कूल खोले लड़कियों के लिए। एंड ज्योति राव फुले इन महाराष्ट्र, और ज्योति राव फुले ने महाराष्ट्र में खोला और आर्य समाज ने पंजाब में खोला। कब की बात है? ये 19th सेंचुरी के लास्ट में ऐसा किया गया। इन द एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम जो नवाबी लोग थे मुस्लिम में, हाउस होल्ड इन नॉर्थ इंडिया में उस समय मुस्लिमों का जो दबदबा था। वुमेन्स लर्न टू रीड द कुरान इन अरबिक लैंग्वेज में कुरान को जो था वो औरतें पढ़ती थी मुस्लिमों की। दे वर टॉट बाय द वुमेन, उनको कौन पढ़ाता? दे वर टॉट बाय द वुमेन हु केम होम टू टीच, उनको वो औरतें पढ़ाया करती थी जो औरतें अपने घर से पहले सीखती थी फिर उन दूसरी औरतों को वो सिखाया करते थे मुस्लिम सोसाइटी में, नॉर्थ इंडिया की बात। सम कुछ रिफार्मर्स सच एज मुमताज़ अली, एक मुस्लिम रिफार्मर का नाम है जिसका नाम है मुमताज़ अली, री इंटरप्टेड वर्सेस फ्रॉम द कुरान, उन्होंने क्या किया था कि कुरान से री इंटरप्टेड होता है दोबारा से उसको री इंटरप्ट करना कुरान से, और टू आर्गू द वुमेन एजुकेशन, उन्होंने ये कहा कि कुरान में ऐसा कहा गया है कि औरतों को भी पढ़ाई पे बल
दिया कि औरतें भी पढ़नी चाहिए। द फर्स्ट उर्दू नोवेल, जो पहली उर्दू नोवेल जो थी, बिगेन टू रिटन, लिखी गई फ्राम द लेट 19th सेंचुरी, एंड में, लेट 19th सेंचुरी मतलब एंड में 19th सेंचुरी के। अमंगस्ट अदर थिंग्स these were meant to encourage women to read about religion and domestic management in a language they could understand। और ये जो इनका ये कहना था, इस नोवेल में ये लिखा गया कि औरतों को भी इनकरेज किया जाए पढ़ने के लिए, अबाउट रिलीजन, धार्मिक चीज़ों के बारे में भी, धार्मिक चीज़ें भी पढ़ाई जाएं, धार्मिक भी पढ़ाया जाए, और डोमेस्टिक मैनेजमेंट, जो घर का हिसाब किताब है संभालना, इन ए लैंग्वेज, उस भाषा में उनको पढ़ाया जाए जिसमें वो समझ सकती हैं, दे कुड अंडरस्टैंड।